दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। समाज का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले भाग का। उसमें 3 समाज के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन किए हैं। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो लगेगा कि हाँ, यहाँ से कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और आज भी हम लोग फिर 3 जो शेष समास हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि द्विगु समास, उसके जो भेद हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद से बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के सभी भेदों के बारे में, सभी भेदों की परिभाषाएं, उसके एक उदाहरण, ये सब को पढ़ते हुए फिर हम लोग यहाँ आएंगे द्वंद्व के बारे में। द्वंद्व में जितने प्रकार के द्वंद्व होते हैं इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके टीजीटी पीजीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला जो है कि हम लोग किस तरह से दूसरे भाग का समास किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इसमें द्विगु समास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। द्विगु समास यह क्या होता है जानिए। जिस कर्मधारय समास का, यानी होता है कर्मधारय समास ही, लेकिन जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, ध्यान से समझिएगा, है तो कर्मधारय समास ही, लेकिन कर्मधारय समास का जो पहला पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु कर्मधारय समास अथवा द्विगु समास कहते हैं। मतलब द्विगु समास वही है जिस कर्मधारय समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो और वही प्रमुख भी हो। इसका तात्पर्य ये हुआ। तो यह विश्व के नहीं इसके होना चाहिए, मिसप्रिंट है। इसके 2 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। किस समास के? द्विगु समास के। कौन कौन? एक समाहार द्विगु और एक उत्तर पद द्विगु। ठीक, समाहार द्विगु किसे कहते हैं इसको जान लिया जाए। अब देखिए, समाहार द्विगु कहते हैं जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, माने पहले का पद प्रधान हो, और सामासिक पदों में समाहार प्रयुक्त हो, माने उसमें एक समुदाय की बात हो, एक ग्रुप की बात हो। ठीक है ना। अगर सामासिक पद जो है, समास विग्रह करेंगे, एक समुदाय या समाहार की बात आएगी, वहीं पर जो है समाहार द्विगु समास होता है। और समाहार का अर्थ है समुदाय, या इकट्ठा होना या समेटना। माने समुदाय का बोध कराता है, या इकट्ठा होने का बोध कराता है, या समेटने का बोध कराता है। उसी जगह पर समाहार द्विगु होता है। जैसे 3 लोगों, नहीं लोको होना चाहिए, 3 लोकों का समाहार अर्थात त्रिलोक, 5 वटों का समाहार पंचवटी, 5 शेरों का समाहार पसेरी। तो पसेरी, पंचवटी, त्रिलोक ये प्रथम पद संख्यावाची है और यही क्या है, प्रधान भी है। और ये समूह की का बोध कराता है। तो 3 लोकों का समूह का बोध करा रहा है। पंचवटी 5 वटों के समूह का बोध करा रहा है। पसेरी 5 शेरों के समूह का बोध करा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर समाहार द्विगु होगा। दूसरा देखिए, उत्तर पद प्रधान द्विगु। उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद का पद। तो बाद वाले पद का जो प्रधान होता है, बाद वाला पद जो प्रधान होता है उसी को उत्तर पद प्रधान द्विगु कहलाता है। जैसे द्वय मातुर, दुसूती, दोपहर। द्वय मातुर मन 2 माह का, 2 सूती मन 2 सूतों का मेल, दोपहर मन दूसरा पहर। इसमें देखिए संख्यावाची है, 2 2 2 संख्यावाची दिया है, लेकिन यह प्रधान नहीं है। प्रधान है पहले में माँ, दूसरे में सूत और तीसरे में पहर, ये प्रधान है। इसलिए इसको उत्तर पद प्रधान द्विगु समास कह सकते हैं। आइए हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, कि दोनों प्रधान है कि दोनों निम्न है, इसका लफड़ा छोड़ करके जिस समास में अन्य अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, अर्थात कोई अलग से कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है ना। माने उसका कोई अन्य अर्थ लिया जाए। और इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। तो देखिए बहुब्रीहि के सभी भेदों को हम लोग विस्तृत
रूप में अध्ययन करेंगे। समानाधिकरण बहुब्रीहि किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें सभी पद कर्ता कारक अर्थात प्रथमा विभक्ति के होते हैं, माने दोनों पद, सभी पद माने दोनों पद जो है कर्ता कारक के होते हैं और प्रथमा विभक्ति के होते हैं। किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है, माने समस्त पद द्वारा जो अन्य अर्थ लिया जाता है वह जो है कि कर्म हो या करण या संप्रदान या पदान या संबंध या अधिकरण आदि विभक्ति के रूप में उक्त हो जाता है। मतलब ये कि इसमें जो है सभी पद कर्ता कारक के होते हैं, लेकिन जब समास विग्रह के समय ये कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण ये सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्राप्तोदक एक शब्द है, प्राप्तोदक, तो प्राप्त है उदक जिसको, यह किसमें हो रहा है? कर्म में, यह कर्म बता रहा है जिसको, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को, तो जिसको, यहाँ जिसको, तो यह प्राप्तोदक जो है यह कर्म में उक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि होगा। जितेंद्रिय, जीती गई इंद्रियां जिसके, ठीक है ना, जिसके, जीती गई इंद्रियां जिसके करण में ये उक्त हो रहा है। दत्त भोजन, दत्त है भोजन जिसके लिए, वह क्या होगा? संप्रदान में उक्त हो रहा है। निर्धन, निर्गत है धन जिससे, अपादान में उक्त हो रहा है। नेक नाम, नेक है नाम जिसके, संबंध में उक्त हो रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चौलड़ी, चार है लड़िया जिसमें, यह भी अधिकरण में उक्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है, ध्यान से समझिएगा, इसमें सभी पद कर्ता कारक तो होते ही हैं, कर्म संप्रदान करण अपादान संबंध अधिकरण आदि विभक्ति के रूप में उक्त होते हैं। जब समास विग्रह जब किया जाएगा तो इस रूप में प्रकट होते हैं, तो इसी को समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब जैसे देखिए निर्धन जो है, ये लग रहा है कि निर उपसर्ग है, और इस तरह से लग रहा है कि नहीं इस समास के अंतर्गत आएगा, नहीं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, लेकिन जो एग्जाम्पल हम यहाँ कलेक्ट किए हैं आपके सामने देखिए, प्राप्तोदक, जितेंद्रिय, दत्त भोजन, निर्धन और नेकनाम। अगर इसका समास विग्रह सही ढंग से आपको न आता हो तो इसका समास विग्रह नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लगेगा कि यह बहुब्रीहि समास तो है ही नहीं, लेकिन ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है। अगला देखिए, व्यधिकरण बहुब्रीहि। व्यधिकरण बहुब्रीहि क्या होता है उसको जान लिया जाए। समानाधिकरण में जहां दोनों पद प्रथमा या कर्ता कारक की विभक्ति होते हैं, में जहां ये दोनों, ये नहीं रहेगा, में जहां दोनों पद प्रथमा या कर्ता कारक की विभक्ति को होते हैं, वहां व्यधिकरण बहुब्रीहि में पहला पद तो प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक की विभक्ति का होता ही है, जबकि बाद वाला पद संबंध या अधिकरण का मालूम होता है। कहने का मतलब यह है, समानाधिकरण में दोनों पद प्रथमा और कर्ता कारक विभक्ति को, दोनों पद प्रथमा विभक्ति कहिए चाहे कर्ता कारक कहिए, यानी कि प्रथमा विभक्ति दोनों जो हैं, दोनों पद वह प्रधान माने जाते हैं। जबकि इसमें क्या है, व्यधिकरण में क्या है, पहला पद तो प्रथमा विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद केवल और केवल संबंध और अधिकरण का ही होता है। जैसे देखिए उदाहरण के, शूल पाण, शूल है पाण जिसमें, जिसके, अर्थात कोई अन्य अर्थ होगा, शूल, शूल है पाणी में जिसके, ठीक है ना। बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी में जिसके, बीड़ा है पाणी में जिसके, अर्थात किसी का नाम आएगा। अब आप कमेंट करके बताएंगे क्या नाम आएगा, शूलपाणी का क्या अर्थात में क्या होगा और बीड़ा पाणी में क्या होगा। तो इसलिए यहाँ जो है, अब ये सब के सब जो है कि देखिए, जिसके, जिसके, का, की, के, ये आपका बता रहा है ना संबंध का, तो इसलिए जो है आपका यहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि होगा, व्यधिकरण बहुब्रीहि होगा। आइए तुल्य योग बहुब्रीहि को देख लेते हैं। तुल्य योग बहुब्रीहि क्या होता है? तुल्य योग बहुब्रीहि,
जिसमें पहला पद सह हो, सह क्या हो, सह हो, वहाँ तुल्य योग बहुव्रीहि या सह बहुव्रीहि कहलाता है। जिस पद का जिसमें पहला पद क्या हो, सह हो माने सात, वहाँ तुल्य योग बहुव्रीहि या सह बहुव्रीहि कहलाता है। सह का अर्थ होता है समान होने पर। अब सह की जगह पर केवल स रह जाता है, यानी कि जब इसको जब समास करेंगे तो सह न लिख करके सह का केवल स लगा करके हम समासिक पद बना लेते हैं या समास बना लेते हैं। जैसे सबल, जो बल के साथ है, जिसके पास शक्ति नहीं है उसको सबल कैसे कह सकते हैं? तो जो बल के साथ वही क्या है, सबल। सदेह, जो देह के साथ है, माने सह के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, साथ देने के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। सपरिवार, जो परिवार के साथ है, सपरिवार में जो परिवार के साथ है। सचेत, जो चेत यानी होश के साथ है, मैंने कहते सचेत हो जाओ, मैंने होश में आ जाओ। तो इस तरह से सचेत, सबल, सपरिवार ऐसे जब शब्द आएंगे तो आप समास विग्रह जब करेंगे तो तुल्य योग बहुव्रीहि के अंतर्गत ही ये आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि क्या होता है? जिस समास में घात प्रतिघात सूचित हो, घात प्रतिघात और मुक्का मुक्की की बात जहाँ है, उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहा जाता है। इस समास के विग्रह से यह पता चलता है कि जिस चीज से और उस चीज से लड़ाई हुई है, इस चीज से और उस चीज से, माने दो वस्तुओं में या दो चीज़ों में आपस में कुछ भिड़ंत हुआ है, कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, इसी को क्या कहते हैं? व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। मतलब ये दोनों पद एक दूसरे के द्वंद्वात्मक होते हैं, एक दूसरे के प्रति मतलब घूसा तानने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, एक दूसरे के प्रति मारपीट करने वाले, ये दोनों पद होते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, मुक्का मुक्की, घूसा घूसी, बाता बाती, कहा सुनी, खींचा तानी, लाठी लाठा, ठीक है ना, ये सब जो है इस तरह के शब्द व्यतिहार बहुव्रीहि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। बहुव्रीहि के अभी और भी कुछ भेद होते हैं, इसको जान लिया जाए। बहुव्रीहि और भी कुछ भेद होते हैं। क्या? जिस बहुव्रीहि का पूर्व पद उपसर्ग हो वहाँ प्रादि बहुव्रीहि होता है। यहाँ प्रादि बहुव्रीहि, ध्यान समझिएगा। जिस बहुव्रीहि का पूर्व पद उपसर्ग हो वहाँ क्या कहलाता है? प्रादि बहुव्रीहि कहलाता है। जैसे कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका, बेरहम, नहीं है रहम जिसमें, निर्जन, नहीं है जन जहाँ। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह क्या कहते हैं? प्रादि बहुव्रीहि के अंतर्गत आते हैं, जो उपसर्ग से युक्त होते हैं। पूर्व पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नए हो तो, सॉरी ज्वाइन नहीं, आप इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप तो हमारे पुराने जो मित्र हैं वो जानते हैं, शानदार आप शेयर और लाइक करते ही हैं, इसलिए कुछ करना नहीं, सिर्फ एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ बल मिलने वाला है, इसलिए उसको लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे द्वंद्व समास के बारे में। इस समास में सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और इसके तीन भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? इतरेतर द्वंद्व। क्या है? इतरेतर द्वंद्व है। दूसरा क्या है? समाहार द्वंद्व है। और तीसरा क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो आइए हम लोग इतरेतर द्वंद्व के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस समास का दोनों पद और शब्द से जुड़ा हो, ध्यान से समझिएगा, इतरेतर
और शब्द से जुड़ा हो लेकिन दोनों का अस्तित्व पृथक हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। क्योंकि जो समास यानी समास विग्रह करने पर और शब्द निकले यानी और शब्द की विभक्ति या और शब्द जो है कि उसमें छिपा हुआ रहता है, ऐसे ही समास को क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। लेकिन दोनों का अस्तित्व, पहले पद का दूसरे पद का अस्तित्व जो है बिल्कुल दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राम का काल दूसरा है, कृष्ण का काल दूसरा है, दोनों का काम भी अलग अलग है, इसलिए पृथक हैं। इस कंडीशन में इतरेतर द्वंद्व होगा। भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हैं, दोनों का अलग अलग गुण हैं, तो इस तरह से जो है भरत और शत्रुघ्न। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, गाय बैल, गाय और बैल, भाई बहन, भाई और बहन, बेटा बेटी, बेटा और बेटी। इसमें एक चीज़ है, डैश लगा रहता है, योजक चिन्ह जो होते हैं इसमें डैश लगा रहता है, इसको ध्यान रखिए। इसमें इतरेतर द्वंद्व में। आइए हम लोग समाहार द्वंद्व के बारे में अध्ययन करते हैं। समाहार द्वंद्व क्या होता है? बहुत शानदार शानदार आपको यहाँ समास पढ़ने के लिए मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। समाहार द्वंद्व क्या है? समाहार का अर्थ समष्टि या समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? समुच्चय बोधक से जुड़े हों। जिस समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े हों फिर भी पृथक पृथक अस्तित्व न रखे, यानी ऊपर वाले में तो उसका पृथक अस्तित्व रहना चाहिए, इसमें कहा गया कि उसका पृथक अस्तित्व न रखे बल्कि समूह का बोध कराए। किसका बोध कराए? समूह का बोध कराए, तो वहाँ समाहार द्वंद्व कहलाता है। जैसे आहार निद्रा, आहार और निद्रा, आहार और निद्रा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? केवल आहार और निद्रा ही नहीं बल्कि इस तरह के और भी बातें हैं। इसी तरह के आहार निद्रा में खाली खाना और सोना ही नहीं है, इसमें जो है कुछ और भी बातें हैं। यानी कि अब भोजन, आहार का मतलब कुछ भी हम खा सकते हैं, चावल दाल सब्जी चटनी अचार मिठाई, जो कुछ भी बाहरी चीज़ें घर की चीज़ें सब खा सकते हैं। तो यह एक किसकी बात कर रहा है? समूह का बोध करा रहा है, समाहार का बोध करा रहा है। दाल रोटी माने दाल और रोटी ही नहीं, दाल रोटी का मतलब क्या हुआ? भोजन के सभी मुख्य पदार्थ के अंतर्गत कहते हैं। तुम अपनी दाल रोटी चलाओगे, मैं अपनी दाल रोटी चलाता हूँ, दाल रोटी थोड़ा ही कि रोज़ दलिया रोटी खाता है, ना ना ना। दाल रोटी का मतलब ये नहीं दाल रोटी ही में बनता है, अर्थात दाल रोटी का तात्पर्य हुआ कि हम जो है यहाँ अपना समस्त खान पान की व्यवस्था संभाले हुए हैं या संभालते हैं या अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, दाल रोटी चलाते हैं। आगे देखिए, हाथ पांव, हाथ और पांव अर्थात हाथ और पांव तथा शरीर के दूसरे अंग भी, खाली हाथ पांव नहीं, शरीर के दूसरे अंग भी हो सकते हैं। इसी तरह अन्न जल, नोन तेल, कुर्ता टोपी, सांप बिच्छू, घर द्वार, खाना पीना। तो इस तरह से जो है यहाँ अगर है तो आपका ये कौन सा समास होगा? आपका हो जाएगा समाहार द्वंद्व, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी विपरीत अर्थ वाले या सदा विरोध करने वाले पदार्थों का भी योग हो जाता है। विपरीत अर्थ वाले, जैसे चढ़ा ऊपरी माने चढ़ना और ऊपर होना, चढ़ना, लेन देन, लेना और देना, आगा पीछा, आगे और पीछे या बिना सोचे समझे, चूहा बिल्ली, चूहा और बिल्ली, शीतोष्ण, शीत और उष्ण। अब इसमें देखिए यह जो है यह समूह का बोध करा रहा है। मतलब जैसे दाल रोटी मतलब खाली दाल रोटी भोजन नहीं, दाल रोटी मतलब आहार की सारी व्यवस्थाएं। उसी तरह से चढ़ा ऊपरी हो रहा है। लेन देन, लेन देन मन लेना और देना, तो ये नहीं कि कोई चीज़ लेना और देना, कोई किसी भी सामान का, अनेकों सामान का हम आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। आगा पीछा, ये सब जो इस तरह से जो आएंगे यह सभी किसके अंतर्गत आएंगे? समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे।
जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में समास हो, जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में समास हो तो वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। जैसे लंगड़ा लूला, भूखा प्यासा, अंधा बहरा इत्यादि। उदाहरण क्या है? लंगड़े लूले को यह काम नहीं कर सकते, भूखे प्यासे को निराश नहीं करना चाहिए, इस गांव में बहुत से अंधे बहरे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह का जो समास आएगा वह आप समझ सकते हैं कि कौन सा समास होगा। वैकल्पिक द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे हों। जिस समास में दो पदों के बीच, मतलब दोनों पदों के बीच में या अथवा, मतलब या शब्द छिपा रहता है या अथवा शब्द छिपा रहता है। जैसे उसमें देखिए, उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे इस समास में बहुधा दो विपरीत अर्थों का प्रयोग होता है। इस समास में बहुधा दो विपरीत अर्थों का योग, दो विपरीत शब्दों का योग होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप या पुण्य होगा। धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म होगा। भला बुरा, भला या बुरा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बुरा। ठीक है ना? आगे देखिए, यहाँ पाप पुण्य का अर्थ पाप और पुण्य की भी प्रसंगानुसार हो सकता है। पाप और पुण्य अगर हो जाएगा तो आपका दूसरा समास हो जाएगा। समझ सकते हैं जिसमें और छिपा होता है और साधारणता अगर शब्द है तो क्या हो सकता है। आगे देखिए, अगला नहीं, हाँ हो ही गया ना, 3 समाहार वैकल्पिक। ठीक, इतरेत्तर, समाहार और वैकल्पिक, ये तीनों समास यहाँ कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा बीच में गैप हो रहा है हमारी वीडियो अपलोड करने में, लेकिन कोई बात नहीं है। जो वीडियो आपको देंगे बिल्कुल अलग हट करके होगा और निस्संदेह यहाँ आज से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो इसको शेयर करिए और लाइक भी कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आपका अलंकार पर आधारित होगा, ध्यान रखिएगा, अलंकार पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।